वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बारे में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था। इसमें क्या हमने बात डिस्कस की थी कि जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन उसके लिए हमने कंडीशन क्या रखी थी कि उससे पहले कि हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें, हमने उस एटम को किस फॉर्म में लेके आना है, गैशियस फॉर्म में। एक तो ये कंडीशन थी हमारी, और सेकंड जो हमने बात डिस्कस की थी वो हमने कहा था कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में होना चाहिए, यानी कि गैशियस फॉर्म में होने के साथ साथ आइसोलेट हो, यानी कि अलग थलग निज़ाम हो जिसमें इसके ऊपर कोई दूसरा एटम या मॉलिक्यूल अटैक या उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना कर सके, और उसको हमने कहा था एक फ्री स्टेट में हो फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, के उसके ऊपर बाहर से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। ये दो बातें हमने आयनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस की थी। उसके बाद तीसरी जो चीज़ थी, इसमें फैक्टर्स के बारे में हमने बात किया था कि फैक्टर कौन कौन से इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला था एटॉमिक रेडियस, दूसरा था न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन नंबर, तीसरा शील्डिंग इफेक्ट का था। शील्डिंग इफेक्ट को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि जिसमें क्या करते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस का चार्ज है उनको शील्ड करते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमने शील्डिंग इफेक्ट में बात की थी। और लास्ट टॉपिक था नेचर ऑफ ऑर्बिटल की। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए थे। नंबर 4 पे हमने बात की थी वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में ये किस तरह से प्रॉब्लम करेंगे या उनमें वेरिएशन किस तरह से आएगी, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम इन द पीरियड एंड इन अ ग्रुप रिस्पेक्टिवली। लास्ट पार्ट था हमारा जिसमें हमने बात की थी हायर आयनाइजेशन एनर्जी, कि जब एक एटम के अंदर से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसके बाद जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उससे भी ज्यादा होगी, वो बढ़ जाएगी। रीजन क्या होगी? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें आप अगर गौर से देखें, लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर ये एक एटम है, तो इसमें से पहले हमने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज है न्यूक्लियस में, ये बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसी शेल में हैं, वो क्या करेगा, उनके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये इनको मज़ीद अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पहले भी था, लेकिन एक निकालने के बाद इनकी फोर्स क्या होगी, इंक्रीज कर गई, जिसकी वजह से अब जो बाकी के इलेक्ट्रॉन हैं उनके इनके साथ अट्रैक्शन मज़ीद बढ़ गई। अब जब आप इस दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो 2 प्लस में आने के लिए आपको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो और ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। So that is your second ionization energy, or we can say that higher ionization of energy. Till here, if you have any question, please raise your hand. Otherwise, type no. Everyone. So far, we have explained the first ionization energy, the energy required to remove an electron. After the removal of first electron is called second ionization energy. जब आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लेंगे, यानी कि अब यहाँ पे इसमें से एक निकाल लिया है, अब जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लेंगे तो ये आपकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। सॉरी। सिमिलरली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन, अब क्या बता रहा है कि पहला निकाल लिया, दूसरा भी निकाल लिया, अब क्या करना चाह रहे हैं आप, रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकंड के बाद जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना लगे हैं, आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेकंड वन इज कॉल्ड द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी अब आपकी कौन सी कहलाएगी, ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, एंड इट इज 7730 किलो जूल फॉर मैग्नीशियम। तो ये आपको मैग्नीशियम के बारे में बता रहा है। इट मीन दैट द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज
undergoes an increase with the increase in the number of electron to be removed. बड़ा इजी है, अंडरलाइन कीजिएगा और से समझिएगा इसको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी वैल्यू अंडरगोज इन द इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, लेट्स सपोज ये आपका एक एटम है, पहले आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, उसके बाद आपने इसको एनर्जी दी, फिर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला। हर बार आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है, और हर बार एनर्जी क्या है, पहले से बढ़ती जा रही है। प्लस चार्ज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, अगर ये भी निकल जाएगा इसके ऊपर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और साइज छोटा होता जाएगा। तो ये बाकी सारे हमने फैक्टर पढ़े हुए, जैसे जैसे एटम का साइज छोटा होता जाएगा तो रेडियस कम होने की वजह से न्यूक्लियस की ग्रिप जो है, या आप कह लें कि जो आपका प्रोटॉन नंबर है या जो प्रोटॉन चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। This is due to reason that second electron is removed from a positively charged ion। ये देखिए, जो आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है वो आपने एटम में से नहीं निकालना, बल्कि किसमें से निकालने हैं, आप पॉजिटिवली चार्ज आयन में से निकालने हैं, रादर देन आ न्यूट्रल एटम, क्योंकि अब आपके पास वो एटम न्यूट्रल नहीं है। समझिएगा इस चीज को, यहाँ से किस तरह से ये हो रहा है, बोर्ड पे ला रहा हूं अब मैं आपको, देखिएगा जी। ये फर्स्ट आपके पास एक एटम है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, बाहर इसके इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्लस चार्ज है इक्वल है माइनस के। आपने इसको एनर्जी दी, ठीक है, जिस एनर्जी की वजह से इसने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इस एटम के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल। क्या चीज बढ़ गई, प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, अब आपके पास ये अब आपके एक पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है। ये देखिएगा, दैट इज नाउ अ पॉजिटिव वन। प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू। अब ये देखिएगा, जैसे ये पॉजिटिव आयन बना, उसकी वजह से दो काम होंगे। नंबर एक तो इसका साइज छोटा हो गया, दूसरा ये जो शेल था, लास्ट आउटर मोस्ट शेल, अगर तो एक ही इलेक्ट्रॉन था फिर तो वो खत्म ही हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें बाकी इलेक्ट्रॉन है तो इसका साइज कम हो जाएगा। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव आयन, पहले ये न्यूट्रल था, अब ये आयन हो चुका है, ठीक है। अब बाकी के जो इसमें इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए आपको और ज्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। So that is your second ionization energy, which is 100% more than the first ionization energy। क्योंकि पहले तो ये न्यूट्रल था, दोनों की तादाद इक्वल थी, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, अब प्रोटॉन आपके ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो अभी आपने फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। दिस टाइम यू नीड हायर एनर्जी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जब आप इसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे, इसका साइज और कम हो चुका हुआ होगा, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ट्वाइस हो गया, ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से यहाँ तक आते हुए। तो अब आप जब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दिस टाइम द एनर्जी यू आर गोइंग टू गिव इट दैट इज मोर। तो इस तरह से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी and third ionization energy every time higher from the previous one। Okay, till here if you have any question please raise your hand, otherwise type no। जी बेटा क्लियर है? Yes, sir. Okay, it means that the ionization energy values undergoes an increase with the increase in the number of electrons to remove। This is due to the reason that second electron removed from positively charged ion rather than neutral atom। Underline कीजिएगा,
dominant positive charge hold the electron more tightly and thus further removal of electron become more difficult. Very easy to understand. पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, उस पर बढ़ गया हुआ है, अब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा चार्ज की, मीन टू से एनर्जी की जरूरत है. आयनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स टू द मेटालिक करैक्टर. अच्छा ये अब क्या बता रहे जी बेटा? सर ये रेदर देन ये न्यूट्रल एटम, ये वाली लाइन सर इसको दोबारा समझें. देखिए मैंने आपको क्या बताया अभी, और से सुनिएगा दोबारा. ये आपके पास पहले क्या है, एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है. बोर्ड पे आ जाए, मैंने अभी ये आपको क्लियर किया था, शायद आप ड्रॉप हो गए थे. ये देखिएगा, मैं इसको रेज करता हूं और आपको ये सारा क्लियर हो जाए. ये देखिए, ये आपके पास एक एटम है शुरू में, ठीक है. इसमें आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं पहले, ठीक है. क्या हुआ, आपने इसको एनर्जी दी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया. जब ये इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, इस एटम के ऊपर ये आयन बन गया. कौन सा आयन बना, पॉजिटिव आयन बना. क्यों, अब ये इक्वल नहीं रहे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका हुआ है. अब इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि प्लस इंक्रीज कर गया और माइनस जो है वो डिक्रीज कर गया. अब ये इक्वल नहीं है. यहाँ पे ये न्यूट्रल एटम था, यहाँ पे आके क्या बन गया, ये आयन बन गया. तो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि आप किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें, आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालें. क्योंकि अब आयन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी ग्रिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे इक्वल थे, यहाँ पे अनइक्वल है. अभी क्लियर है बेटा? यस सर. ओके जी. आयनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स टू द मेटालिक करैक्टर. किस चीज का ये इंडेक्स है कि वो कितना मेटालिक करैक्टर अपने अंदर रखता है, या मेटालिक करैक्टर उसका कितना है. द एलिमेंट्स हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी आर मेटल्स. बड़ा अहम पॉइंट है, अंडरलाइन कीजिएगा इसको. द एलिमेंट्स हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जीज आर मेटल्स. इनके जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, क्या मतलब है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं. समझ आई बात की? जो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं. एंड दोज हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी आर नॉन मेटल. और जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, वो आपके क्या होते हैं, फिर नॉन मेटल्स होते हैं. जैसे आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं थोड़ी सी एनर्जी लेने पे. तो ये क्या होगी, सारी की सारी मेटल्स हैं. आप 7 और 8 में चले जाते हैं, जैसे हेलोजन्स हैं या नियॉन्स वगैरह हैं, नोबेल गैसेस हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. तो वो फिर आपके क्या हुए, नॉन मेटल हुए. दोज विद इंटरमीडिएट वैल्यूज आर मोस्टली मेटलॉइड्स. अच्छा ये बात सुनिएगा. अच्छा जिनकी दरमियानी किस्म की होगी, जो क्या होंगे, इंटरमीडिएट होंगे, वो हमारे फिर क्या होंगे, मेटलॉइड्स होंगे. कभी वो मेटल्स का करैक्टर शो करेंगे, कभी वो नॉन मेटल का. बेटा टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. अरे अब सर मेटलाइट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना सर, या कोई और? लाजमी नहीं, लाजमी नहीं है. हम दोनों लिहाज से इनको लेके चलते हैं. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स के बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया था कि किस तरह से ये होंगे, ठीक है. अभी हम करैक्टर पे बेस कर रहे हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, जिसकी कम है और जिसकी दरमियानी है, फिर हम उसमें लेके चलेंगे. मेटलाइट्स जो हैं वो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स भी बेसिकली उसी में आते हैं, लेकिन वो इनर ट्रांजिशन और आउटर ट्रांजिशन में चले जाते हैं, ठीक है. वो एक अलग कंसेप्ट है. The gap in the first, second and third higher ionization energy help us to guess the valency of an element. ये बड़ा अहम पॉइंट है. कहता है कि जो गैप आता है, यानी कि जब आपने फर्स्ट आयनाइजेशन से सेकंड आयनाइजेशन की वैल्यू और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आप देखते हैं, वो आपको क्या चीज बताती हैं, वैलेंसी बताती हैं. बेटा वैलेंसी क्या चीज है? वैलेंसी है कि किसी एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप रख सकते हैं उस वक्त, ठीक है. कि अगर उसका आउटर मोस्ट शेल
जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, उसकी वैलेंसी 1 है। वो 1 क्या है? वो -1 होगी। अगर किसी एटम में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो उस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो उसकी वैलेंसी 1 है, लेकिन वो पॉजिटिव +1 में आ जाएगी। खैर, इसके ऊपर डिटेल से हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि ये गैप जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जितनी ज्यादा होगी, उतना ही हमें गैस बताता है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में या हमारी वैलेंसी क्या है। इफ देयर इज अ सफिशिएंट गैप बिटवीन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड वन, देन द एलिमेंट शो वैलेंसी ऑफ 1। यानी कि अगर आपने अब क्या किया कि ये यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये एक एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में आपके पास लेट्स सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सॉरी, आउटर मोस्ट में एक है और उसके बाद जो दूसरा है उसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब ये एलिमेंट क्या करेगा? ये इजीली अपने आउटर मोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये एलिमेंट क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर देगा, ठीक है। बाकी का इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर आपने इसमें से यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, और उसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी वैलेंसी शो करेगा। ए की वैलेंसी शो करेगा, और वो कौन सी होगी? प्लस में होगी। जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन है? यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। अरे अब ओके, ये हाइड्रोजन का बताया हुआ है कि थर्ड एन इज इक्वल टू, अगर 3 है तो इसमें न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के बाद किस शेल में होंगे और वो किस तरह से अपनी आयनाइजेशन एनर्जी को शो करेंगे। आज हम थोड़ा सा इसमें बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, जिसमें सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और से सुनिएगा, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी। ये भी क्या है? एनर्जी है, लेकिन ये क्या होती है? रिलीज होती है मोस्टली। ये क्या होती है? मोस्टली रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू द एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। जब क्या होगा कि आप किसी ऑर्बिटल में, शर्त क्या है? वही वाली कि गैसियस स्टेट में हो और आइसोलेटेड हो एटम, ठीक है। ये कंडीशन हो, आप क्या करते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो वो पार्शियली फील्ड हो या वो एम्प्टी हो। जाहिर है अगर आपने चेयर पे बैठना है तो चेयर पे जगह होनी चाहिए, वो खाली होनी चाहिए, तभी आप वहां पे बैठ सकते हैं। अगर वहां पे जगह ही नहीं होगी तो आप बैठेंगे कैसे? तो पहली कंडीशन कि वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन आना है वहां पे जगह हो, और या वो पार्शियली फील्ड हो। नंबर 1, द वैलेंसी energy level to form an anion having a unit negative charge। दोबारा सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम एडेड to an empty or partially filled orbital of an isolated gaseous atom in its valence energy level। दायरा वो जो सबसे आखिर वाला वैलेंस एनर्जी लेवल होगा उसमें आएगा, फॉर्म एन एनाइन। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर। ये अब आप गौर से देखिएगा, ये देखिए ये एक एटम है, ठीक है, ये इसका वैलेंस शेल है। अब आप क्या कह रहे हैं कि इसमें से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आना है। पहली बात है कि यहाँ पे जगह होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आप इधर 7 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, लाइक हेलोजन 1 2 3 4 5 6 7, और ये इसमें आ जाएगा अब यहाँ पे। तो उसकी वजह से ये क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन बन गया। तो ये इसके बारे में बता रहा है कि इतनी एनर्जी इसमें से क्या होगी? आपकी रिलीज होगी। जाहिर है आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ये इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए यहाँ से उतनी मिकदार में जो चीज निकलेगी, जो जगह खाली करेंगे आप, वो एनर्जी होगी। दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, -349 किलो जूल पर मोल। टिल हियर माय डियर, एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। बोले बेटा। सर अगर
इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त या रिमूव करते वक्त एनर्जी रिलीज हो या ऐड हो तो ये डेल एच के साथ माइनस क्यों आते हैं सर? अगर अच्छा, दो एक्सोथर्मिक रीजन। हो उस हाँ वक्त हो हाँ रही हाँ, होती है सर। मैं बताता हूँ ये दो किस्म के रिएक्शन है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पहले वाली सिचुएशन में जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी में, वहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये आप देखिएगा यहाँ पे जरा गौर से इस चीज को, एक मिनट, ये देखिएगा, मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ। अगर आप इसमें आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जब आप देखते हैं तो आपके पास क्या चीज आती है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी मैग्नीशियम की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें डिस्कस की थी मैग्नीशियम में, ये देखें, कुछ नहीं है, इसका मतलब है ये क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है। मीन टू सी यू गोइंग टू ऐड, आप उसके बीच में दाखिल कर रहे हैं। आयनाइजेशन के लिए आपको एनर्जी उसमें ऐड करनी पड़ती है, जबकि आप अगर बात करते हैं इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वहां पे क्या हो रहा है, ये उसका रिवर्स है। वहां से आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। मीन टू से आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो वहां से इलेक्ट्रॉन की एडिशन के लिए निकलेगी, वो रिलीज होगी, वो वहां पे नहीं रहेगी, ठीक है बेटा, समझ आई बात की? यस सर। चलें जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह सी यू टुमारो, टुमारो नहीं, मंडे को इंशाल्लाह, कल क्लास नहीं होगी। ओके। ओके सर।